नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। घाना का दौरा संपन्न कर त्रिनिदाद टोबैगो के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। घाना की संसद में पीएम ने दोहराई दोनों देशों की प्रगाढ़ता की प्रति प्रतिबद्धता। कहा, ग्लोबल साउथ को आवाज दिए बिना प्रगति संभव नहीं। भारतीय लोकतंत्र को बताया संस्कार का हिस्सा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदनों की सुचारू कार्यवाही पर दिया जोर। शहरी स्थानीय निकाय प्रमुख के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, विकसित भारत के निर्माण में शहरी निकायों की बड़ी जिम्मेदारी। बम बम भोले के जयकारों के साथ श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। पहले जत्थे ने गुफा में बाबा बर्फानी के किए दर्शन। बेहतर सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और बर्मिंघम टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। शुभमन गिल ने शतक और जडेजा की अर्धशतक की मदद से भारत का स्कोर 400 पार। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय घाना यात्रा संपन्न हो गई है। यह 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव था। पीएम अब त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया। उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि हमारे लिए लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं बल्कि संस्कार है। भारत में 2500 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। 20 अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों पर शासन करती हैं। 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। हजारों बोलियां हैं। यही वजह है कि भारत आने वाले लोगों का हमेशा खुले दिल से स्वागत करता है। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। फॉर अस डेमोक्रेसी is not merely a system, it is a part of our fundamental values. From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwataha. It means let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties. I repeat, 2,500 political parties, 20 different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open hearts. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिना वैश्विक दर्शन के आवाज के समृद्धि नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि पिछली सदी में बनाए गए संस्थान जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बदलती परिस्थितियों में वैश्विक शासन में विश्वसनीय और प्रभावी सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने आह्वान किया कि अब नारों से उठकर कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन संघ को इसका सदस्य बनाए जाने पर गर्व भी व्यक्त किया।
institutions created in the last century are struggling to respond. The changing circumstances demand credible and effective reforms in global governance. Progress cannot come without giving voice to the global south. We need more than slogans. We need action. That is why during India's G20 presidency, we worked with the vision One Earth, One Family, One Future. We put emphasis on Africa's rightful place at the global high table. We are proud that the African Union became a permanent member of the G20 during our presidency. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत एक नवाचार और प्रौद्योगिकी केंद्र है जहां वैश्विक कंपनियां एकत्रित होना चाहती हैं। पीएम ने यह भी कहा कि जब भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी वे अफ्रीका में थे और आज जब एक भारतीय एस्ट्रोनॉट मानवता के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है तो भी वे अफ्रीका में हैं। Over the past decade, India has seen a major transformation. The people of India have reposed their faith in peace, security, and development. Last year, they re-elected the same government for the third consecutive time. Something that happened after more than 6 decades. Today, India is the fastest growing emerging economy. On the foundations of stable polity and good governance, India will soon be the third largest economy. We already contribute nearly 16% to global growth. Our demography is paying its dividend. India now has the world's third largest startup ecosystem. India is an innovation and technology hub where global companies want to converge. We are recognized as the pharmacy of the world. Indian women today lead in science, space, aviation, and sports. India landed on the moon. And today, an Indian is in orbit giving wings to our human space flight mission. और कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षण में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। जब भारत ने चंद्रयान के चांद के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी मैं अफ्रीका में था और आज जब एक भारतीय एस्ट्रोनॉट मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, मैं एक बार फिर अफ्रीका में हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अफ्रीका के साथ साझेदारी मांग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना और उनका निर्माण करने में मदद करना है। इस साझेदारी को और गति देना उनके लिए सम्मान की बात है। इंडिया एंड गाना शेयर a dream where every child gets opportunities.
where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Dr. Nkrumah had said, and I quote, "I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me." Unquote. In the same way, India carries Africa in its heart. Let us build a partnership not only for today, but for generations to come. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना यात्रा में आज नक्रुमा मेमोरियल पार्क का दौरा किया। ये स्मारक घाना के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के नायक क्वामे नक्रुमा की याद में बनाया गया है। क्वामे नक्रुमा न सिर्फ अफ्रीका के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे, बल्कि उनका भारत और महात्मा गांधी से गहरा वैचारिक जुड़ाव भी था। क्वामे नक्रुमा ने 1975 में घाना को ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता दिलाई और देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वे पैन अफ्रीकन आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। पीएम मोदी ने ब्लैक स्टार स्क्वायर का भी दौरा किया। ये इंडिपेंडेंस स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रमुख और महत्वपूर्ण सार्वजनिक चौक है जो घाना की राजधानी आक्रा के बीच में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना यात्रा के दूसरे दिन भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। घाना में भारतीय समुदाय के लोग दोनों देशों के बीच संबंधों की विशेष कड़ी हैं। घाना में लंबे समय से भारतीय शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान दे रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हर साल होने वाली 4 बैठकों में से महत्वपूर्ण प्रांत प्रचारक बैठक इस बार दिल्ली में होने जा रही है। 4, 5 और 6 जुलाई को दिल्ली के संघ कार्यालय केशवकुंज में बैठक होगी। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले सहित देश भर के सभी प्रांत प्रचारकों के साथ सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्य विभाग प्रमुख और कार्यकारी परिषद सदस्य इसमें शामिल होंगे। बैठक के एजेंडे में हाल ही में हुए प्रशिक्षण वर्गों की भी चर्चा के साथ सेवा कार्यों, संगठनात्मक कार्यों के साथ भविष्य की रणनीतियों और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि विगत मार्च के बाद, अगर मार्च की हम बात करें, इसके बाद शताब्दी वर्ष के लिए सभी प्रांतों ने अपनी अपनी योजनाएं तैयार कर ली हैं। उसकी जानकारी प्रांत प्रचारक बैठक के दौरान साझा की जाएगी। शताब्दी वर्ष का प्रारंभ विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर 2025 को नागपुर से शुरू होगा और अगले 1 वर्ष तक पूरे देश में इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। परम पूजनीय सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत और माननीय सरकार दत्तात्रेय होसबोले जी, उनकी मुख्य उपस्थिति होती है
और उनका मार्गदर्शन सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक सभी को प्राप्त होता है। बैठक में संघ के सभी सह सरकार्यवाह तो रहेंगे ही, जैसे आपको पहले भी बताया था कि अपने माननीय कृष्ण गोपाल जी, श्रीमान अरुण कुमार जी, श्रीमान रामदत्त जी और श्रीमान अतुल लिमये जी, आलोक कुमार जी, ये सारे लोग, श्रीमान मुकुंद जी, तो ये सारे लोग इस बैठक में रहेंगे। साथ ही सभी जो विविध संगठन है, जो संघ प्रेरणा से चलने वाले विविध संगठन है, लगभग 32 संगठन है, तो उनके अखिल भारतीय संगठन मंत्री इस बैठक में भाग लेते हैं, तो उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने हाल ही में युवाओं में अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें आई हैं कि युवा लोग अचानक हार्ट अटैक से जान गंवा रहे हैं। इसको लेकर ICMR और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने अध्ययन किए हैं और इन अध्ययनों से ये स्पष्ट कर दिया है कि इन मौतों का कोविड-19 वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल वैज्ञानिक तथ्यों और अध्ययनों पर भरोसा करने की अपील की। कोविड-19 की वैक्सीन का फॉलोअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ICMR ने भी किया था, NCDC ने भी किया था जब वैक्सीन रोल आउट हुई थी, और वैक्सीन वर फाउंड टू बी सेफ, वैक्सीन वर वेरी सेफ। एक कमेटी होती है जो एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन EFI देखती हैं। उन्होंने देखा था कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल हैं और उसमें वैक्सीन में कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट का इशू नहीं आया था। ICMR की एक स्टडी है जिन्होंने वैक्सीन इनको लगी है उसको एक्सप्लोर किया और उन्होंने जो यंग एज में सडन डेथ्स हो रही हैं उनके साथ उनका कोरिलेशन देखने की कोशिश की, तो ये देखा गया कि जो वैक्सीन लग रही है उसके साथ सडन डेथ्स के का कोई कोरिलेशन नहीं है। एम्स न्यू दिल्ली की भी स्टडी हुई थी जिन्होंने यंग लोगों में सडन डेथ का कारण पता करने की कोशिश की थी, जो हार्ट से एकदम हार्ट अटैक हो रहा है, उसने भी कोई कोविड-19 के वैक्सीन के साथ नहीं पाया था। तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बात की जानकारी दी कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उससे इस तरह का कोई संबंध नहीं है, जिस तरह की जानकारी निकल कर आ रही थी कि कई जो युवा हैं वो हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सौमित्र भट्टाचार्य को आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। वह 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। कोलकाता में साइंस सिटी में आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भट्टाचार्य को निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद सौमित्र भट्टाचार्य ने TMC सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2026 का विधानसभा चुनाव इनके अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने विधानसभा चुनाव में भ्रष्ट TMC सरकार के कुशासन को समाप्त करने का मन बना लिया है। पूरा पश्चिम बंगाल की जनता का एक ही मूड है, तृणमूल कांग्रेस का विसर्जन, और वही हमारा स्लोगन है 2026 से निर्वाचन, तृणमूल विसर्जन। चुनाव आयोग जिस तरीके से चल रहे आने वाले दिन में उसका बड़ा सफलता मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी वी आर ऑल्सो कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग विजिल ऑन इट, द इंटायर प्रोसेस हाउ इट इज गोइंग ऑन। तो इस बार एकदम कोई चूक नहीं होगा। जनता ने बाइनरी सेट कर दिया, 2019 में वो बाइनरी कालीगंज में भी ठीक था, अभी वही बाइनरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से मुख्य फैसलों में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए 4,776 करोड़ के 49.96 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडा एरिया के अंतर्गत न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना का प्रस्ताव को स्वीकृति भी इस दौरान दी गई। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कारखानों में कामगार महिला वर्करों के संबंध में नियमावली संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों से राजधानी लखनऊ में बंद पड़े जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC को पूरा करने की मंजूरी दी है। दरअसल इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार ने की थी, लेकिन काफ़ी समय से प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सपा सरकार ने जनता के करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करके उसका निर्माण कार्य आरंभ कराया था। इतना ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी सरकार ने JPNIC के संचालन के लिए JPNIC सोसाइटी भी बनाई थी, जिसको योगी कैबिनेट ने आज भंग कर दिया और लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया। ये प्राधिकरण JPNIC के संचालन और उसका मेंटेनेंस कराकर संचालित कराने का काम करेगा। खबर महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए विधान परिषद में ऐलान किया है कि सभी कुरियर कंपनियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी सेवा के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी पकड़ी गई तो कंपनी के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में दवाओं की दुकानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल स्टोर्स को अब CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। ये कदम महाराष्ट्र में बढ़ती ड्रग्स तस्करी और नकली दवाइयों के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि ड्रग्स की आपूर्ति में कुरियर सेवाओं का दुरुपयोग हो रहा है और अब इन चैनलों पर भी नियंत्रण जरूरी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार करते हुए सपा की राजनीति को जातिवाद और तुष्टीकरण पर आधारित बताया है। उन्होंने सपा पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया और कहा कि सपा की नीतियां समाज को बांटने वाली हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी दुकानों को अपने साइन बोर्ड पर मालिक का नाम और पहचान दिखाना अनिवार्य होगा। इस फैसले पर सपा समेत विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने कि किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए पहली बार विधायक बने किशोर बर्मन को मंत्रिमंडल में शामिल किया। राज्यपाल सेना रेड्डी नल्लू ने मुख्यमंत्री डॉक्टर साहा, कैबिनेट मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किशोर बर्मन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल विस्तार से सदन में मंत्रियों की संख्या अब 12 हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय में सत्येंद्र जैन को तलब किया गया था, जहां वे पूछताछ के लिए पहुंचे। ईडी की अब तक हुई तफ्तीश के अनुसार सत्येंद्र जैन पर यह आरोप भी है कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने रिश्वत की 2 करोड़ रुपए की राशि चुनाव निधि के रूप में अपने सहयोगियों और आप को हस्तांतरित की थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के कंजल भांडू में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिलने पर सेना, CRPF और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और खबर खेल जगत से, भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन के आगे आज खेलना शुरू किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 419 रन बना लिए हैं। भारत का छठा विकेट रविंद्र जडेजा के रूप में गिरा। जडेजा ने 89 रन बना टीम इंडिया की नज़र इस मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करने पर है। इससे पहले बर्मिंघम में टेस्ट के पहले दिन का इंग्लैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने 87 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया। कप्तान के रूप में ये उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आधार, UPI और डिजिलॉकर जैसे इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक आर्टिकल में ये बात कही।
अश्विनी वैष्णव ने अपने लेख में बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल परिवर्तन एक वैश्विक उदाहरण बन गया है। उन्होंने बताया कि भारत में हर दिन 600 मिलियन से ज्यादा का यूपीआई द्वारा लेन देन होता है, जो दिखाता है कि यूपीआई देश के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने आर्टिकल में एक यूरोपीय मंत्री के भारत दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वे इस बात से हैरान थे कि गांव से लेकर शहरों तक पूरे भारत में डिजिटल भुगतान का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। जेम ट्रिनिटी यानी जनधन आधार और मोबाइल ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्यक्ष और पारदर्शी बना दिया है। माईगॉव, उमंग जैसी प्लेटफॉर्म से नागरिकों को 2000 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं ई संजीवनी के जरिए 380 मिलियन टेली कंसल्टेशन से लोग जुड़े हैं। इसके साथ ही देश के युवाओं को दीक्षा स्वयं, पीएम ई विद्या और स्किल इंडिया जैसे डिजिटल पहल से भी लाभ मिल रहा है। वहीं पीएम किसान योजना और सटीक मौसम अपडेट से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे डिजिटल पब्लिक गुड्स के निर्यात और देश में बढ़ते एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मेक इन इंडिया के तहत देश में बढ़ती मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से भारत तेजी से मोबाइल का निर्यात कर रहा है। वहीं दूरसंचार के क्षेत्रों में भी भारत तेजी से विकास कर रहा है और 5G को पूरे देश में रोल आउट करने में तेजी से बढ़ रहा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन स्वदेशी चिप क्षमता का निर्माण भी कर रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल भारत के आगे के लक्ष्य का जिक्र भी अपने आर्टिकल में किया है। उन्होंने बताया कि डिजिटल विभाजन को खत्म करना, साक्षरता को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और तकनीकी तक सबकी पहुंच बनाने के लक्ष्य के साथ देश में लगातार काम किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। म्यूचुअल फंड